प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में आज हम बात करेंगे सत्ता की अवधारणा की। जैसा कि हम जानते हैं, शक्ति, सत्ता और वैधता ये तीनों ही लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक देश में, बल्कि किसी भी देश में शासन को चलाने के लिए अति आवश्यक बिंदु है। प्रत्येक व्यक्ति या देश अपनी शक्ति को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए अनेक प्रयास करता है। जब उसकी शक्ति को जनता का औचित्यपूर्ण समर्थन प्राप्त हो जाता है तो वह सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। सत्ता का इतिहास बहुत पुराना है। राजनीतिक शक्ति के प्रादुर्भाव के साथ ही सत्ता का भी अस्तित्व कायम हुआ है। प्रत्येक राजनेता को अपनी शासकीय नीतियों को लागू करने के लिए औचित्यपूर्ण सत्ता की आवश्यकता पड़ती है। सत्ता राज्य रूपी शरीर की आत्मा है और विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं, शक्ति, प्रभाव तथा नेतृत्व का मूल उपकरण है। इसी के माध्यम से समन्वय, निर्णय निर्माण, पराक्रम, अनुशासन, प्रत्यायोजन जैसी व्यवस्थापक प्रक्रियाएं संभव होती है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही किसी न किसी रूप में सत्ता राजनीतिक चिंतन का आधार रही है और इसे राज्य से भी अधिक प्राचीन और मौलिक माना जाता है। सत्ता का अर्थ। साधारण रूप में सत्ता वह आचरण है जिसके आधार पर कोई भी अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। सत्ता एक विशेष प्रकार का औचित्यपूर्ण प्रभाव भी है। सत्ता शक्ति का संस्थात्मक एवं विविध रूप है। यह उस समय उत्पन्न होती है जब शासक और शासित में संबंध स्थापित होता है। कुछ परिभाषाएं हैं सत्ता की। बायर स्टेट के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। बीच के अनुसार दूसरे के कार्यों को प्रभावित एवं निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं। रोवे के अनुसार सत्ता व्यक्ति या व्यक्ति समूह के राजनीतिक निश्चयों के निर्माण तथा राजनीतिक व्यवहारों को प्रभावित करने का अधिकार है। इसी प्रकार फाइनर ने एक परिभाषा दी है, शक्ति पर सत्ता उन बाह्य प्रभावों के समस्त परिवेश की द्योतक है जो व्यक्ति को अपने प्रभाव से अपेक्षित दिशा में आगे बढ़ने पर बाध्य कर सकती है। अब बात करते हैं सत्ता की प्रकृति के बारे में। सत्ता की सक्रियता का प्रमुख तत्व है, यह जनहित का प्रमुख साधन भी है। सत्ता निर्णय लेने की वह शक्ति है जो दूसरों के कार्यों का पथ प्रदर्शन करती है। इसका स्वरूप वैधानिक एवं संगठनात्मक है। इसकी प्रकृति के बारे में दो सिद्धांत है, औपचारिक सिद्धांत और स्वीकृति सिद्धांत। औपचारिक सिद्धांत, जैसा कि हम जानते हैं, नौकरशाही, उसका गठन, किस प्रकार ऊपर से नीचे तक आदेशों की एकता को बनाए रखना जाता है। स्वीकृति सिद्धांत के अनुसार सत्ता वैधानिक रूप से केवल औपचारिक होती है और इसे वास्तविक अधिकार तब प्राप्त होता है जब अधिनियम द्वारा इसे स्वीकृत किया जाए। जैसे कि किसी व्यक्ति विशेष की बात हम तब भी मानते हैं जब वो किसी पद पे न हो, कोई सत्ता उसके पास न हो। इसे हम स्वीकृति का सिद्धांत कहना चाहेंगे, जहाँ जनता सामान्य तौर पर सत्ता का सम्मान करती है, उसकी बात को अपने लिए वाजिब मानती है, तब यह स्वीकृति का सिद्धांत काम में लिया जाता है। सत्ता के प्रमुख घटक। सत्ता के दो प्रमुख घटक हैं, शक्ति और वैधता। जब शक्ति को जनता का औचित्यपूर्ण समर्थन मिल जाता है तो इसे वैधता प्राप्त हो जाती है। शक्ति का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार दूसरों से अपने आदेशों का पालन करवाना होता है। समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए शक्ति और वैधता दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। सत्ता को प्रभावी रखने के लिए शक्ति और औचित्यपूर्णता दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सत्ता के प्रकार और स्तोत्र। सत्ता का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। इसको क्षेत्रीय, प्रशासनिक एवं राजनीतिक कई भागों में बांटा जा सकता है। विभिन्न स्तोत्रों के अनुसार सत्ता के विविध रूप हो जाते हैं। सत्ता को औचित्यपूर्णता के अनुसार मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य में 3 तरह का बताया है। एक परंपरागत सत्ता, दूसरा कानूनी विवेकपूर्ण या तर्कसंगत सत्ता और तीसरा करिश्माई सत्ता। हम बात करते हैं परंपरागत सत्ता की। यह सत्ता परंपरागत शक्ति के ढांचे से जन्म लेती है। जब प्रजा या अधीनस्थ कर्मचारी अपने शासक या वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा या ऐसे आदेशों की पालना करते हैं तो वह परंपरागत सत्ता होती है। ऐसा कारण एक परंपरा बन जाती है। इस सत्ता का आधार यह है कि जो व्यक्ति या वंश आदेश देने का अधिकार रखता है वह प्रचलित परंपरा पर अधिक आधारित होता है। इस प्रकार सत्ता में प्रत्यायोजित, अस्थायी और स्वेच्छाचारी होता है। राजतंत्र में इसी प्रकार की सत्ता प्रचलित होती है। प्रशासनिक दृष्टि से अधीनस्थ वर्ग
अपने वरिष्ठों की बात इसलिए मानता है कि ऐसा युगों से होता आया है। इस प्रकार की सत्ता में शासक या वरिष्ठ कर्मचारियों का जनता या अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक आंख बंद करके पालन किया जाता है। इस प्रकार की सत्ता नेपाल व ब्रिटेन में युगों से प्रचलित है। दूसरा प्रकार जो मैक्स वेबर ने बताया है वो कानूनी और विवेकपूर्ण सत्ता। इस सत्ता का आधार शासक या प्रशासनिक अधिकारी का पद होता है। आधुनिक नौकरशाही इसी प्रकार की सत्ता को प्रकट करती है। इसमें कुर्सी या पद का सम्मान किया जाता है, व्यक्ति का नहीं। इसमें औपचारिक संबंधों का महत्व समझा जाता है। इसमें समस्त कार्य व्यवहार कानून की परिधि में ही किया जाता है। इसमें संवैधानिक नियमों के अनुसार प्रशासनिक व राजनीतिक पद का प्रयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता। इस प्रकार की सत्ता का आधार कानून का शासन होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति व भारत का प्रधानमंत्री इसी प्रकार की सत्ता का प्रयोग करते हैं। इसमें सब कुछ कानूनी सीमा के अंतर्गत ही होता है। तीसरा प्रकार करिश्माई सत्ता। जब जनता या अधीनस्थ कर्मचारी अपने शासक या वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा का पालन उनकी व्यक्तिगत छवि के कारण करते हैं तो वह सत्ता करिश्माई सत्ता होती है। इस प्रकार की सत्ता में वरिष्ठ की आज्ञा का पालन उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर किया जाता है। इस प्रकार की सत्ता में अनुयायी अपने नेता के कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनके लिए नेता के शब्द वेद वाक्य है। इस प्रकार की सत्ता धार्मिक और युद्ध के क्षेत्र में अधिक प्रभावी रहती है। यह सत्ता विशेष परिस्थिति की उपज होती है। चीन में माओ से तुंग, जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, स्पेन में जनरल फ्रांको, भारत में इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मिस्र में कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया में मार्शल टिटो, अफ्रीका में नेल्सन मंडेलिया और रूस में स्टालिन और लेनिन, इराक में सद्दाम हुसैन इस प्रकार की सत्ता के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं सत्ता के आधारों की। सत्ता राजनीतिक व्यवस्था में लोक कल्याण का प्रमुख साधन होती है। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में सत्ता का स्रोत संवैधानिक कानून होता है। इस कानून का पालन करने में ही अधीनस्थों या जनता का हित निहित होता है। सत्ता का मूल आधार तो औचित्यपूर्णता ही है। सामान्य रूप से तो विश्वास और मूल्यों को ही सत्ता का आधार मान लिया जाता है, लेकिन सत्ता को कानूनी आधार प्राप्त हुए बिना वह प्रभावी नहीं बन सकती। विचारों की एकरूपता, विभिन्न शास्त्रियाँ, अधीनस्थों की प्रकृति, पर्यावरण, दबाव भी सत्ता को आधार प्रदान करते हैं। आधुनिक राज्य व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्थाएं जैसे संविधान, प्रशासनिक संगठन, शास्त्रियाँ ही सत्ता के प्रमुख आधार हैं, लेकिन औचित्यपूर्णता ही सत्ता की नींव है। इसके द्वारा ही शासक की शक्तियों को वैधता मिलती है। हम बात करते हैं सत्ता के कार्यों की। सत्ता के अनेक कार्य हैं, क्योंकि उसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनेक व्यवस्थाओं से में विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। इसके प्रमुख कार्य है सत्ता शासन के विभिन्न अंगों में तनाव व टकराहट दूर करके समन्वय उत्पन्न करती है। सत्ता शासन के विभिन्न अंगों में अनुशासन कायम रखती है। सत्ता कार्य निष्पादन के लिए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप निर्णय लेती है। सत्ता अपनी शक्ति के सदुपयोग के लिए अधीनस्थ पर नियंत्रण रखती है। सत्ता शासन व प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्यायोजन भी करती है। सत्ता राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को पूरा करने व प्राप्त करने का प्रयास करती है। इस प्रकार सत्ता अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों और अपने अधीनस्थों में समन्वय बनाए रखती है। इसके लिए वह विभिन्न संचार साधनों और क्रियाविधियों का प्रयोग भी करती है। हम बात करते हैं सत्ता की सीमाओं की। सत्ता अपनी शक्ति को कभी भी निरंकुश, मनमाने और निरुद्देश्य तरीके से प्रयुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर कुछ प्रतिबंध या सीमाएं लगाई जाती है। आज विश्व में मानव अधिकारों के प्रति आम व्यक्ति में जागरूकता बढ़ी है और राजनीतिक चेतना का भी विकास हुआ है। इसलिए सत्ता को अपनी मर्यादाओं में रहना ही पड़ता है। सत्ता को निरंकुश बनाने से रोकने के लिए इस पर आंतरिक या बाह्य, प्राकृतिक या प्रक्रिया संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं। औचित्यपूर्णता के बिना सत्ता का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए सत्ता को स्वयं वैध या औचित्यपूर्ण खुद को बनाए ही रखना पड़ता है। अपने को औचित्यपूर्ण बनाए रखने के लिए उसे संवैधानिक कानूनों एवं राजनीतिक परिस्थितियों में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। प्रत्येक व्यवसाय, संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं, रूढ़ियों में बंधी होने के कारण सत्ता पर प्रतिबंध लगाने की बाध्यता होती है। आज अंतर्राष्ट्रीयता के युग में अंतर्राष्ट्रीय विधियों, संगठनों, संधियों, समझौतों आदि के कारण राष्ट्रीय सत्ताओं पर प्रतिबंध लगा है। कोई भी देश विश्व जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता। मानव अधिकार आयोग के अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण कोई भी सत्ता
निरंकुश नहीं रह सकती। राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के संगठनों, दबाव समूह, छात्र संघों, प्रतिपक्षी प्रेस, न्यायपालिका, जनमत आदि का सत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सत्ता का कार्यक्षेत्र असीमित व निरंकुश न होकर प्रतिबंधों से मर्यादित है। धन्यवाद।